इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर संघर्ष विराम नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने यह भी साफ इशारा कर दिया कि अब हमास पर पहले से ज्यादा और तेज हमले होंगे। इसका ट्रेलर भी अब दिखने लगा है। हमास के करीब 15 कमांडर ढेर हो चुके हैं और तैयारी पूरी है। इसके लिए इजरायल अपने 5 ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिसके बारे में दुनिया को कम ही जानकारी साझा की गई है। इजरायल के ये हथियार दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देते हैं और जमीन से लेकर आसमान से हमला करने में ये सक्षम हैं। आपको इजरायल में अमेरिका के सैन्य अड्डे की मौजूदगी के बारे में भी आगे डिटेल बताएंगे और जानेंगे इजरायल की जमीन से अमेरिका कैसे पूरे मध्य पूर्व पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इस बीच हमास लीडर सालेह अल अरौरी के घर पर हुए हमले को लेकर बड़ी खबर आई, जहां रामल्ला में अरौरी के घर पर बमबारी हुई है। आपको बता दें, इजरायली सेना ने यह बमबारी की है। इस समय कतर में है अल अरौरी। हवाई हमला किया गया है वो इजरायल के ऐसे गुप्त हथियार से किया गया है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसलिए इजरायल के हथियार डिपो में ऐसे दर्जनों घातक हथियार हैं जो बेहद सीक्रेसी से दुश्मन का सफाया करते आए हैं। आपको इजरायल के 5 सीक्रेट हथियारों के बारे में आज डिटेल बताएंगे जिनका इस्तेमाल हमास का काम तमाम करने के लिए अब किया जा रहा है। वहीं इजरायल के ये 5 गुप्त हथियार कौन कौन से हैं, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां देखिए, आज आपको बताऊंगी हारोम के बारे में, खबर होगी रोटेम के बारे में, रेक्स MK2 के बारे में भी डिटेल जानकारी आपके सामने रखेंगे। वहीं स्पाइक, फायरफ्लाई और गार्डियन, ये 3 ड्रोन वर्जन हैं और जो 2 हथियार हैं ये बख्तरबंद गाड़ियों की तरह नजर आते हैं लेकिन बहुत ही रोबोटिक हैं। इसलिए किस तरीके से इनका इस्तेमाल हो रहा है, 5 ऐसे हथियार जिनको इजरायल का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। हथियार इजरायल को दुश्मन पर बढ़त दिलाते हैं। इजरायली सेना की मारक क्षमता में भी कई गुना इजाफा इसके जरिए कैसे हो रहा है वो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, क्योंकि इजरायल के जिन 5 गुप्त हथियारों का जिक्र मैंने किया उसमें सबसे पहले तस्वीर आपके सामने होगी हारोप की। उनकी मारक क्षमता का ये उदाहरण दिखाते हैं। ये दिखाते हैं ये कैसे दुश्मन पर मौत का झपट्टा बनकर बरपते हैं। हारोप इजरायली सेना के सबसे घातक हथियारों में से एक है। हारोप जब आसमान में होता है तब दुश्मन थर-थर कांपता है। अब रोटेम आत्मघाती ड्रोन है। रोटेम शहरी युद्ध में बेहद खतरनाक हथियार माना जाता है। टैबलेट के जरिए ऑपरेट होता है। लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में इसका कोई तोड़ नहीं है। तीसरी तस्वीर आपके सामने होगी स्पाइक फायरफ्लाई की। IDF के सबसे आधुनिक हथियारों में से एक। गाजा जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। इजरायल का एक और घातक हथियार रेक्स MK2। रेक्स MK2 को दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू रोबोट्स में से एक माना जाता है। ऐसा चलता फिरता सैनिक है जिस पर विजय नहीं पाई जा सकती। दुश्मन के खेमे में पहुंचकर तबाही मचा देता है। इतने राउंड गोलियां दागता है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। और IDF का घातक हथियार गार्डियन। गार्डियन को IDF ने गाजा में इस्तेमाल करने के लिए ही विकसित किया है। और IDF के सीक्रेट हथियार क्यों खतरनाक है, क्यों इन्हें हमास का काल बताया जा रहा है, इस बारे में डिटेल आपके सामने। और मैं चाहूंगी इसी के साथ सुमित आप भी मुझे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हारोप के बारे में हम बता रहे हैं। हारोप के लॉन्च होने का मतलब है अपने लक्ष्य को 100% हासिल करना। कैटेगरी सुसाइड ड्रोन, गुपचुप तरीके से ऐसा हमला करता है जिससे दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। 16 किलो वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है। 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज। आरोप की सबसे खास बात यही है कि ये अलग अलग टारगेट्स को ढूंढता है, उनकी पहचान करता है और उनको मार गिराता है। अब दूसरी जानकारी होगी रोटेम के बारे में आपके सामने। ये भी आत्मघाती ड्रोन है। उन सभी अटैक ड्रोन को ये पीछे छोड़ देता है जिनको 100 किलोमीटर से ज्यादा ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया। और खासियत यही है, शहरी युद्ध क्षेत्र में ये कारगर है।
रोटेम अपने टारगेट के ठीक ऊपर कई घंटों तक मंडरा सकता है, फिर पलक झपकते ही अटैक करता है। 2 फीट मोटी परत भेदना इसकी ताकत है। अब जानकारी आपके सामने होगी स्पाइक फायरफ्लाई के बारे में। यह भी आधुनिक ड्रोन है, छोटी दूरी के लिए काफी कारगर माना जाता है और गाजा जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। हालांकि दुश्मन को ढूंढ कर उसका खात्मा कर सकता है। जेनिन में हमास के ठिकानों को भी नष्ट करने के लिए ही स्पाइक फायरफ्लाई का इस्तेमाल किया गया। जानकारी अब रेक्स MK2 के बारे में, जो कि लड़ाकू रोबोट है। खासियत क्या है? सैनिकों को हमले से बचाना, और इसमें इतने सेंसर लगे हैं कि ये टारगेट की पहचान कर उसे खत्म करके लौट भी सकता है। जमीनी युद्ध में किस तरीके से बेहद खतरनाक साबित होता है सुमित आपसे जानूंगी, लेकिन मशीन गन और तोप से ये लैस है। और जिस देश के पास रेक्स MK2 की आर्मी है, उसका एक भी सैनिक युद्ध के मैदान में मारा नहीं जाता है। गार्डियम सेमी ऑटोनोमस रोबोटिक हथियार इजराइल के आतंकवाद विरोधी और तस्करी विरोधी अभियानों का यह हिस्सा माना जाता है। गार्डियम इजरायली सेना के लिए निगरानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब सुमित, आप ग्राउंड पर गए हैं, ग्राउंड के हालात को देखते हुए ये ब्रह्मास्त्र कितनी बड़ी खूबी और कितनी बड़ी ताकत इजराइल के लिए? देखिए, बिल्कुल इस समय का जो वॉरफेयर है, जिसको आप क्लोज बैटल कह सकते हैं या फिर अर्बन वॉरफेयर कह सकते हैं, उसमें बहुत इजराइल के लिए कारगर है। क्योंकि इस समय इजराइल की सेनाएं जब गाजा में घुसेंगी तो हर बिल्डिंग को, हर जगह को डोर टू डोर सर्च करने में ये बहुत कारगर होगा। चाहे वो रोबोटिक्स आप कह लीजिए, चाहे वो ड्रोन्स कह लीजिए। जितने ड्रोन्स हैं ये मल्टी रोल होने के साथ साथ ये मीडियम ऑल्टीट्यूड पे, यानी बहुत नीचे उड़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत चीजें समझ पाना, देख पाना और उनको जगह के बारे में सर्विलेंस कर पाना बहुत आसान हो जाता है। दरअसल एक एडवांटेज ये भी है इजराइल के लिए कि हमास के पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज नहीं है। उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है जो इन ड्रोन्स को अटैक कर सके। उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है जो लगातार इजराइल के एयर फायर को या फिर एयर स्ट्राइक्स को रोक सके। तो निश्चित तौर पर एक ब्रह्मास्त्र तो है ही, बल्कि एक एडवांटेज है पूरे तरीके से इजराइल के पास कि इनका इस्तेमाल वो गाजा पट्टी के इन इलाकों में, जहां पर अर्बन वॉरफेयर की वाली सिचुएशन है, जहां पर लगातार बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर आसानी से किए जा सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र की आज चर्चा इसलिए भी, और मैं चाहूंगी शरदेंदु सर इस पर आप मुझे जवाब दें, क्योंकि हम ये चर्चा करते थे कि जिस तरीके से लगातार स्ट्राइक करते हुए पूरी गाजा पट्टी को तहस नहस कर चुके, सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया गया था। ऐसे में कैसे ये आर्मर्ड व्हीकल्स वहां पर ऑपरेट करेंगे? क्योंकि हर तरफ तो सिर्फ और सिर्फ मलबा है। ऐसे में ये ब्रह्मास्त्र आज के वक्त में इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? देखिए, आपने जो 5 आधुनिक हथियार दिखाए, इसमें 3 ड्रोन थे और 2 रोबोट्स थे। और ये इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि जैसे कि ह्यूमन कैजुअलिटी को कम किया जा सके। इजरायली सेना, इजरायली बख्तरबंद गाड़ियां जब इतने डेंस इलाके में ऑपरेट करेंगी तो उनकी कैजुअलिटी होना बहुत ही लाजमी है। लिहाजा इस कैजुअलिटी को कम करने के लिए, और आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास वेपन है, आपके वेपन के जखीरों में इसका इस्तेमाल होना बाकी है, तो इसको इस स्टेज में बैटल में लाया गया है जिससे कि पिन पॉइंट स्ट्राइक किया जा सके, सेलेक्टेड टारगेट को टारगेटिंग किया जा सके। और जो रोबोट हैं, अगर इसको टनल में उतारा जाता है या बिल्टअप एरिया में उतारा जाता है तो इसमें कैजुअलिटी नहीं है, और इसको इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, इसको मैन्यूवर कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन दिया जा सकता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ही उनका इरादा है कि हमास को पूरी तरीके से बर्बाद करना, उनके जखीरों को उड़ाना और अपनी कैजुअलिटी कम से कम करना है। आज की डेट में इजराइल इन्हीं मुद्दों पर लड़ रहा है। जहां तक गाजा स्ट्रिप का सवाल, उसको देखिए, मेडिटेरियन सी से लड़ाकू जंगी बेड़ों ने घेर रखा है। और इजराइल में अमेरिका के गुप्त सैन्य अड्डे को लेकर बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने इजराइल में गुप्त सैन्य अड्डे का विस्तार कर लिया है। गुपचुप तरीके से गुप्त सैन्य अड्डे के विस्तार को लेकर बड़ी खबर यह सामने आई कि सैन्य अड्डे से मध्य पूर्व पर निगरानी की जा रही है। हालांकि पश्चिम मीडिया के हवाले से जो खबर आई है उसकी डिटेल आपके सामने होगी, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया ये भी जान लीजिए। अमेरिका इजराइल में अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा, लेकिन अब तक वेबसाइट द इंटरसेप्ट के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि इजराइल में अमेरिका का एक गुप्त सैन्य अड्डा है। इस सैन्य अड्डे से अमेरिका मध्य पूर्व पर नजर बनाए रखता है। हमास के हमले से 2 महीने पहले ही इस सैन्य अड्डे का विस्तार भी किया गया। इसकी लोकेशन क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल में अमेरिकी बेस कहां मौजूद है, इसका काम क्या है, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने। और गाजा बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर यूएस सैन्य अड्डा है। राठौड़ सर, इस पर मैं आगे आपसे जवाब जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में अमेरिकी गुप्त सैन्य अड्डे को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, और इजराइल में अमेरिकी बेस की साइट 512 कहा जाता है। साइट 512, जिसको लेकर अभी तक इतनी सीक्रेसी रखी जा रही थी, उसको लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि शक्तिशाली रडार सुविधा बेस है जो हमले का अलर्ट देता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में यूएस बेस से हालांकि कोई अलर्ट भी नहीं मिला था, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और यूएस बेस का रडार 1000 किलोमीटर दूर ईरान पर केंद्रित था।
हमास के हमले से 2 महीने पहले यूएस ने सैन्य अड्डे का विस्तार भी किया था। आपको इस बीच हम ये भी बता देते हैं कि इजराइल में अमेरिकी बेस के मायने क्या हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल के बीच अटूट साझेदारी, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका इजराइल का, और किसी भी आपात स्थिति में इजराइल की मदद को लेकर वो पहले दिन से बड़े दावे कर रहा है। हालांकि पश्चिम एशिया में अमेरिकी निगरानी को लेकर यह महत्वपूर्ण हो जाता है, और ईरान को काबू में रखने की अमेरिका की इस रणनीति के तहत इस स्ट्रैटेजिकल मूव को यूएस राठौड़ सर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ये इंफॉर्मेशन डिक्लेयर तो नहीं की जाती कि कितने सैन्य अड्डे हैं, लेकिन आज के इस हालात में क्या ये मुमकिन है कि इन सैन्य अड्डों का विस्तार करने के साथ साथ ग्राउंड पर भी अमेरिकी सैनिक हों? देखिए सुरभि, ये साइट 512 जो है ये पहले से इजराइल में मौजूद थी, और इसकी जो लोकेशन है अगर मैप पे आप देखेंगे तो ईस्ट अफ्रीका को कवर करती है, आपका रेड सी कवर करती है, पूरा सऊदी अरेबिया पेनिनसुला कवर करती है, पर्शियन गल्फ को देखती है, और उसके बाद ईरान को जाहिर सी बात देखती है। लेकिन 7 अक्टूबर को आपने सही कहा कि मोसाद चुप था, सिनबेट चुप था, बाकी लोग चुप थे, इनको भी ये 5000 रॉकेट्स नहीं दिखाई दिए। और इससे पहले इनकी जो सिग्नल इंटेलिजेंस थी उसने हमास की कोई तैयारी की भी लीड नहीं पकड़ी थी। बहरहाल अभी जो ये अड्डा है, इसी तरीके के अमेरिका के कई जगहों पर लिसनिंग पोस्ट हैं, जॉर्डन में भी है, इजिप्ट में भी है, और पूरे सऊदी अरेबियन पेनिनसुला को अगर आप मैप पे देखेंगी तो पूरा है, और नॉर्थ में आपका अल तनफ में है जहां से रोज इजराइल वाले या ईरान के समर्थित गुट उनके ऊपर बम मिसाइल मारते हैं। तो ये एक पुरानी स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है अमेरिका और इजराइल के बीच में, और वो उनको सपोर्ट करने के लिए ये वहाँ बना हुआ है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए, जॉर्डन को बचाने के लिए, इजिप्ट को बचाने के लिए भी ये काम आता है। जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, लेबनान बॉर्डर पर भी फ्रंट खुल चुका है, और लेबनान और इजराइल दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार हो रहे हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। इजरायली फायरिंग में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, और यही बड़ी खबर है जहां इजराइल के खिलाफ युद्ध में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और आईडीएफ ने अब तक मार गिराए हैं हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में हिजबुल्लाह जुटा हुआ है, ये सोर्सेस के हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं, और लेबनान को लगता है कि लंबा चल सकता है ये युद्ध। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि इजराइल के एक्शन से हिजबुल्लाह में क्या वाकई अब टेंशन बढ़ती जा रही है। अब कुछ आंकड़े भी आपके सामने होंगे, जहां 2006 के बाद मरने वाले लड़ाकों की संख्या सबसे ज्यादा मानी जा रही है। हालांकि इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह के लड़ाकों में दहशत का माहौल है, और इजरायली हमले अगर जारी रहे तो संगठन में बगावत की भी बात कही जा रही है। 2 और महत्वपूर्ण बातें इसके बाद आपके सामने रखूंगी और उस पर करूंगी चर्चा, क्योंकि हिजबुल्लाह में बढ़ती इस टेंशन के बीच ये सबसे बड़ा सवाल है कि इजराइल के इस एक्शन को देखते हुए किस तरीके से इस फ्रंट पर खात्मा करने की ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि लेबनान पर दबाव बढ़ा तो हिजबुल्लाह की दिक्कत वाकई बढ़ सकती है, और मरने वालों की संख्या बढ़ती रही तो हिजबुल्लाह खत्म हो सकता है। शरदेंदु सर, अब इस फ्रंट पर आपको क्या लग रहा है? हिजबुल्लाह के खात्मे की भी क्या इजराइल कसम खा चुका है? क्योंकि ये साफ हो चुका है कि हिजबुल्लाह भी और ईरान के बलबूते ही ताकत के साथ वार कर रहा है, और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि उसके पास भी एक पूरी वॉर स्ट्रैटेजी है जिसके बलबूते वो इजराइल का घेराव किया। देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। अगर हमास का टेम्पलेट आपने हिजबुल्लाह पे लगाया तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमास के एक रिस्ट्रिक्शन था, गाजा पट्टी, आपने उसको सीज कर दिया, उसको सारे तरीके से सप्लाई काट दी, और आपने इम्प्यूनिटी के साथ एयर स्ट्राइक किया, और जिस तरीके से तबाही नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी में हो रही वो सबके सामने है। हिजबुल्लाह पे ये टेम्पलेट नहीं लागू होता है। हिजबुल्लाह देखिए टोटली फंडेड सपोर्टेड बाई ईरान है, और उसके सारे बॉर्डर खुले हुए हैं। उसने जो एरिया पकड़ रखा है, इजराइल की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि वो बैटल लिमिटेड तरीके से वहां लड़ रहा है, उसको फुल फ्लेजेड एक्सकेलेट नहीं होने दिया, क्योंकि उसको अंदेशा है कि लेबनान और सीरिया कहीं पूरी तरीके से युद्ध में आ गए तो उसका जो मकसद है हमास को खत्म करना और गाजा पट्टी से हमास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना, वो कहीं कंप्रोमाइज होता है। लिहाजा वो बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है, सीरिया पे अटैक कर रहा है, और ये इंश्योर कर रहा है कि ये एस्केलेट ना हो। साथ में अमेरिका उसकी पूरी तरीके से मदद में है, और ये दिखाता है कि सीरिया और लेबनान
ईरान, इराक और मिस्र इस युद्ध में ना पड़े। और इसीलिए देखिए ईरान भी इस युद्ध में खुल के सामने नहीं आया। आज की डेट में ये कहा जा रहा था जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे तो बहुत सारे स्टेट एक्टर इसमें एंट्री हो सकती है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा हो गए, कोई स्टेट एक्टर नहीं आया। हमास अपने आप में युद्ध लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के आइसोलेटेड अटैक हैं। लेकिन इस युद्ध का 25वां दिन है सर, और उसी के आधार पर ये बात मैं आपसे आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर आईडीएफ हमले में कामयाब हो चुका है। गाजा के 3 से ठिकानों पर आईडीएफ के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आई, जहां आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है और एंटी टैंक और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स को तबाह कर दिया गया है। हालांकि हमास की कई सुरंग भी इसका निशाना बनी है। तो हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल ने अपनी रणनीति में थोड़े बदलाव जरूर किए हैं, इसलिए इजराइल की ये रणनीति अब कैसी युद्ध के इस हालात में नजर आ रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजरायली सेना हमास के गढ़ में धीरे धीरे बढ़ना तो चाहती है। हमास के लड़ाकों को सुरंगों से बाहर निकालने की ये रणनीति मानी जा रही है। हालांकि हमास से खुले में आमने सामने की लड़ाई की तैयारी तो पहले से ही की जा चुकी है। ऐसे में हमास लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए सुरंगों पर हमला कितना संभव नजर आ रहा है ये सुमित, क्योंकि आप तो ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से दिखा चुके हैं, वहां के हालात से वाकिफ है, इसलिए इस युद्ध क्षेत्र में सुरंगों को ही तबाह करना क्या लगता है पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, सुरंगों से ज्यादा अब ये टारगेट होगा कि पीछे के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो हमास ने शिफ्ट कर दिए थे एयर स्ट्राइक्स के बाद, आर्टिलरी फायर के बाद, उनको भी टारगेट करना। कल में जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव है, आपको याद होगा कि कल नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट को ब्रीफ किया, कल वो लगातार मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थे, और कल एक बड़ी रणनीति में बदलाव किया गया। वो ये किया गया कि नॉर्थ के अलावा अब जो सेंट्रल गाजा सिटी के पीछे का इलाका है, जिसे नेटजीरम जंक्शन कहते हैं, वहां पर लगातार टैंक जो है वो अटैक कर रहे हैं। ग्राउंड फोर्सेज लगातार उन इलाकों में घुस रही है। दरअसल नॉर्थ से साउथ के इलाकों को, जो बीच की लाइनें हैं, जो लगातार महत्वपूर्ण सड़कें हैं, लगातार जो महत्वपूर्ण रास्ते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि कॉर्डन अब नॉर्थ के इलाके को और गाजा सिटी को किया जा सके। क्योंकि ये इजराइल को बहुत अच्छे से पता है कि जब से वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, 25 दिनों में हमास ने अपने कई बेसिस को पीछे की तरफ शिफ्ट कर लिया है। अब वो चाहते हैं कि पीछे से अटैक करें, तो ये एक्सटेंडेड एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, लगातार आरटी अटैक्स किए जा रहे हैं, ताकि अब उनको कॉर्डन किया जा सके और एक तरीके से ना सिर्फ उनके पास जो रसद है, उनकी लाइंस तो काटी जाए, बल्कि अब उनको इकट्ठा कर अटैक किया जा सके। बीच सबसे बड़ी खबर जो सुमित हम चर्चा करते थे वो होता था सुरंग में मौजूद बंधक, और हमास के चंगुल से अब किस तरीके से एक महिला सैनिक छूटी है, इसके बारे में खबर दिखाना चाहूंगी और उसके बाद चर्चा करूंगी, क्योंकि आईडीएफ ने जमीनी हमले के दौरान इन्हें बचाया है और 7 अक्टूबर से हमास के चंगुल में ये बताई जा रही थी। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर भी और डिटेल आपके सामने होंगी, क्योंकि इस बीच खबर मकदीश को लेकर ये आई है कि हमास के चंगुल से इस महिला सैनिक को रिहा करने में ये कामयाब रहे हैं और परिवार के पास वो वापस अब मकदीश लौटी हैं। उरी मकदीश इनका नाम बताया जा रहा है। आईडीएफ जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर इनको तहस नहस कर रहा है, उसके बाद ये तस्वीरें जारी कर ये बड़ा दावा किया गया है कि अब मकदीश परिवार के पास वापस लौट चुकी हैं और आईडीएफ ने, ग्राउंड फोर्स ने ही इसे छुड़वाया है। हालांकि कैसे छुड़ाया इसकी कोई जानकारी डिस्क्लोज तो नहीं की गई है, लेकिन इतना ये साफ कर चुके हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इन्हें कैद किया था और अभी भी 239 से ज्यादा लोग हमास के पास बंधक बने हुए हैं। इसीलिए ये सवाल करना चाह रही थी मैं राठौर सर कि अब बंधकों तक पहुंचने के लिए ही सुरंगों तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती था, लेकिन ये खबर हमने थोड़े दिन पहले भी दिखाई थी। क्या हमास ने भी स्ट्रैटेजी बदलते हुए अलग अलग टेरर ग्रुप्स को बंधकों को सौंप दिया है या उनकी लोकेशंस भी चेंज कर दी है और इसी बलबूते अब आईडीएफ वाकिफ होते हुए टनल्स के अंदर अटैक्स को अंजाम देने में कामयाब होता नजर आ रहा है? देखिए सुरभि, आप सही कह रही हैं, ये जो अभी ये महिला सैनिक छुड़ाई गई है अकेली है। हाँ। इसके मतलब बंधकों को इन्होंने बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया है और जितने छोटे छोटे ग्रुप्स में और अलग अलग रखेंगे, आईडीएफ की मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। ये अकेली महिला एक जगह मिली तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको अलग रखा था, कहीं 20-25 एक साथ नहीं मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, और दूसरा हमास जानता है कि जब तक उसके पास बंधक हैं तब तक वो थोड़ा सेफ है, और उन बंधकों में से भी इंटरनेशनल बंधक हमास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इंटरनेशनल बंधक जब तक नहीं जो बात आप कह छूटेंगे। रहे हैं ना, उसी आधार पर नेतन्याहू का आज ये बयान सामने आया था, जिन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि ये साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा है। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास हुए हमले को लेकर आज बड़ी खबर सामने आई है और लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, गाजा के एकमात्र कैंसर हॉस्पिटल, जिसे तुर्की का हॉस्पिटल कहा जाता है, उसकी तीसरी मंजिल पर आज हमला हुआ और उसे भी तबाह कर दिया गया। वहीं ये तीसरी तस्वीर आपके सामने हॉस्पिटल के पास हमास के ठिकाने पर आईडीएफ के उस ऑपरेशन की है, जिसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। सुमित, अब इन ऑपरेशंस के तहत बंधकों का सामने आना, एक एक कर बंधकों की रिहाई होना और बंधकों के ये संदेश, क्या नेतन्याहू सही कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा है? क्या एक ये बात मैं इसलिए कंप्लीट करना चाहती हूं क्योंकि नेतन्याहू सवालों के घेरे में भी है इन्हीं बंधकों को लेकर। देखिए, बिल्कुल सवाल तो खड़े ही होंगे। और अगर आप देखें कि इससे पहले भी जब 50 बंधकों के छोड़ने की बात हुई थी, तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, कि हम उनको फ्यूल देंगे हमास को और कुछ बंधकों को छुड़ा लेंगे, और नेगोशिएशंस फेल हो गई। दरअसल नेगोशिएशंस के अंदर इस तरीके के प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं। जब आपको पता होता है कि आप एक बंधक को छोड़ेंगे, 4 की वीडियो रिलीज करेंगे, आपको पता है कि हमास ने एक दिन पहले ही कई बंधकों की वीडियो रिलीज की, और वो ऐसे ही अब छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, जिस तरीके से कर्नल राठौर बता रहे थे कि अब वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर इनको अलग अलग लोकेशंस पे लेके जाएंगे, और हो सकता है कि सभी लोगों को साउथ से या फिर नॉर्थ गाजा से साउथ की तरफ शिफ्ट कर दिया गया हो। कुछ लोगों को लगातार सी के माध्यम से कुछ दूसरी कंट्रीज में लेकर चले गए हो। तो ये पॉसिबिलिटीज लगातार बनी हुई है, और यही वजह है कि इजराइल हर एक एक बंधक को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, दरअसल ये स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशन है, जिसके अंदर वो एक लोकेशन पे जाते हैं जहां की सर्वेलेंस की जानकारी उनको मिलती है, इंटेलिजेंस उनको मिलता है, और उसके बाद अटैक करने के बाद दोबारा से वापस आ जाते हैं। दरअसल अब ये इजराइल समझ चुका है कि ये प्रेशर पॉइंट है हमास का, और हमास इसको जल्दी रिलीज नहीं होने देगा। हमास इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा इजराइल पर प्रेशर बनाने के लिए। और जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, ये साफ हो चुका है कि इजराइल के पास वो तमाम इनपुट है कि आखिर कौन कौन से हमास के ऐसे ठिकाने हैं जहां पर वो अभी भी डेरा डाले हुए हैं। इसलिए लगातार एयर स्ट्राइक्स कर, अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस कर, इन्हें विस्फोट के जरिए उड़ा दिया जा रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।